मतलब इंटरव्यू का नाम नाम सुन के कैसा लगता है? थोड़ा नर्वसनेस होती है आपको? जी होती तो है। अच्छा। हम्म। मतलब किस चीज से आपको, मतलब स्पेसिफिकली किस चीज से डर लगता है कि वो कुछ ऐसा पूछ दे जो आपको नहीं आता हो? नहीं नहीं, कभी फेस नहीं किए है ना सामने से कोई अगर हाँ। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे। वो 10th 12th में हम लोग डायरेक्टली सर सर से फेस टू फेस बैठते थे, तो वहाँ पे डर लगता था थोड़ा बहुत, वही। कभी उसके बाद हम्म कभी रहा नहीं ऐसा, इसलिए शायद। मतलब अब एक तो है कि आप जो आपका इंटरव्यू ले रहा है उसको आप जानते भी नहीं हो सकता है जी कि अगर जी। जानते कुछ इंटरेक्शन होता तो फिर उतना आपको डर नहीं लगता। तो हाँ। मतलब आपको नहीं पता है कि क्या रेंज है। ओके। दूसरा, आपको डर डर लोगों को क्यों लगता है? कि उनको लगता है कि उनकी हर बातों को जज किया जाएगा, कोई भी बात है तो उनको जज किया जा रहा है। ठीक है, तो हम्म। इस बात का भी याद लोगों को बहुत डर रहता है। हम्म। अच्छा। आ, तो मतलब अच्छा, सीपीटी के लिए आपकी प्रिपरेशन चल रही है? हाँ, सीपीटी का तो प्रिपरेशन हो चुका है। ओके, मतलब उसमें ज्यादा दिक्कत नहीं है ना? इंटरव्यू में नहीं आपने कभी फेस नहीं, तो मॉक इंटरव्यू आपने देने की कोशिश की है? नहीं, ट्राई तो नहीं तो किया मैंने। अच्छा, तो हमने मतलब ग्रुप पे भी भेजा था कि जिन लोगों को मॉक इंटरव्यू के लिए रजिस्टर करना है तो वो रजिस्टर कर सकते हैं। मतलब इट इज कम्प्लीटली, मतलब वी वांट कि बच्चे जितने ज्यादा से ज्यादा बच्चे दे इंटरव्यू और ज्यादा से ज्यादा कॉन्फिडेंट हो। तो प्लीज जो भी ये जिनको भी डर लगता है इंटरव्यू से, प्लीज मतलब मॉक इंटरव्यू के लिए रजिस्टर कर ले अपना, वो जो डिटेल्स हमने कुछ मांगे थे, ताकि हम लोग आपके हिसाब से क्वेश्चंस पूछ ले। देखिए, अभी आप डरिएगा हमारे सामने देने में, बट आपको वहां पे जाके एक्चुअली देना ही पड़ेगा इंटरव्यू। तो इससे बेटर हाँ। है कि यहाँ पे डर के जितना इम्प्रूव कर ले वो ज्यादा बेटर है। ठीक है, तो इस हफ्ते से हम लोग स्टार्ट कर है। जो भी चाहते हैं कि मतलब थोड़ा प्रैक्टिस कर ले, थोड़ा सा मतलब एक्चुअल में बोल पाते हैं कि नहीं, अपने थॉट्स को कंसाइज फॉर्म में प्रेजेंट कर पाते हैं कि नहीं, तो वो सब आपको उसमें आपको पता चल जाएगा मॉक टेस्ट में। और आपको हम लोग मतलब वो भी गाइडेंस दे देंगे किस किस चीज पे, किस किस फैक्टर्स पे आप इम्प्रूव कर सकते हैं। तो मतलब प्लीज एवरीवन, जो जो अटेंड कर रहे हैं सब, मॉक इंटरव्यू के लिए रजिस्टर जरूर कर लीजिएगा। हम लोग टाइमिंग शीट भी मतलब इस हफ्ते भेज देंगे, तो डिपेंडिंग ऑन टाइमिंग जो आपको सुटेबल होगा उस हिसाब से वेल कंडक्ट आधे घंटे 1 घंटे का इंटरव्यू। और फिर उसके बाद आपका मतलब रिव्यू भी दिया जाएगा, आपको सेट ऑफ क्वेश्चंस भी दिए जाएंगे जो आपसे कॉमन क्वेश्चंस हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं स्पेसिफिकली टू यू। तो वो हम सब हर इंडिविजुअल स्टूडेंट्स के लिए बनाएंगे। तो सर प्लीज आप सीपीटी के बाद ये प्रोग्राम स्टार्ट कर सकते हैं क्या, या हाँ ऐसे हाँ ही चल मतलब रहे हैं? हाँ हाँ मतलब उसके सीपीटी इस हफ्ते हो जाएगा तो उसके बाद ही हम लोग करेंगे। जी। हम्म। क्योंकि ये थोड़ा सा अच्छा। प्रेशर रहेगा ना इसका। हाँ हाँ, मैं समझ रहा हूँ। तो इसलिए सीपीटी हो जाएगा, उसके बाद ही हम लोग ये मॉक इंटरव्यू का स्टार्ट करेंगे। हम्म। जी। और कोई और किसी को कुछ मतलब कुछ बोलना है, कुछ मतलब क्या प्रॉब्लम हो रहा है, क्या इशू है, थोड़ा सा आप बता सकते हैं? और कोई तो बेटर रहेगा। उसके बाद तो हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास। हम्म। मतलब सब डर के ही बैठे रहेंगे? कोई कुछ बोल भी सकते हैं मतलब? इतना इसमें डरने की कोई बात है नहीं, हमसे ही नॉर्मली आप बात कर सकते हैं। सर मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ हाँ, प्लीज बोलिए। सर एरिया क्या रहेगा क्वेश्चन का उनका इंटरव्यू के टाइम पे? इंटरव्यू के टाइम पे देखिए, इंटरव्यू का बेसिकली कोई एरिया नहीं होता है, बट हम लोग फ्यू पूछने का तो कुछ भी पूछ सकते हैं। जैसे कि देर इज अ वेरी फेमस सेइंग, ठीक है, कि अगर आपका दिन अच्छा है तो वो आपसे आपके चाचा का नाम पूछेंगे, अगर आपका दिन खराब है तो वो अपने चाचा का नाम पूछ लेंगे। ठीक है, तो इसका कोई कोई इसमें कोई मतलब स्कोप नहीं होता। बट हाँ, आप क्या कर सकते हो कि मतलब हम आपको बता रहे हैं, बताएंगे अभी जैसे जैसे क्लास होगा कि कैसे क्या चीज इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको तो एकदम तैयार करके जाना ही चाहिए। ये सब तैयार करके जाइएगा तो मतलब आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ डूइंग बेटर इन द इंटरव्यूज इंक्रीजेस बाय मैनी फोल्ड।
तो वो आप उस पे मतलब फोकस कर सकते हैं कि कुछ कुछ चीजें हैं जो मतलब कॉमन सेंस की बातें हैं, ज्यादा मतलब बहुत हाई टेक नहीं है, बस ये सब चीजें को कर लीजिए। उसके अलावा तो मतलब थोड़ा तो इसमें लक फैक्टर एकदम प्ले करता है, इसमें लक फैक्टर को डिनाई नहीं कर सकते, थोड़ा सा लक फैक्टर रहेगा। बट आप मतलब जितना प्रैक्टिस कीजिएगा, जितना मतलब अपने आंसर्स इसके लिख लीजिएगा, मतलब इसमें भी होता है कि आप जो जो मतलब जो जो क्वेश्चंस हम आपको देंगे स्पेसिफिकली हर बच्चे को, जिसका जिसका हम मॉक इंटरव्यू ले रहे हैं, उसको अराउंड सेट ऑफ 50 क्वेश्चन देंगे जो उससे रिलेटेड होगा। उन सब का आंसर एटलीस्ट लिख के मतलब प्रिपेयर कर लीजिए, ताकि ये सब क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको ज्यादा सोचना ना पड़े। ठीक है, तो ये हम कर सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ यू फाइंडिंग सम क्वेश्चन विच यू हैव ऑलरेडी प्रैक्टिस इम्प्रूव इंक्रीज हो जाए। बाकी तो जैसा मैंने कहा कि मतलब श्योरिटी इसमें कुछ नहीं होता है। ओके सर। ओके, अच्छा, ओके, ठीक है सर। सो मैं क्या करता हूँ कि आई स्टार्ट द क्लास अप, आई शेयर माय स्क्रीन विथ यू गाइस। एक सेकेंड। आप लोगों को स्क्रीन दिख रहा है? जी सर। हम्म, ठीक है। तो ये तो जैसे कि इंटरव्यू का सबसे पहला मतलब जो है, इंटरव्यू प्रिपरेशन में आपको सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, आप लोगों का नाम है। ठीक है, नाम के बारे में क्यों, क्या मतलब है नाम का, क्योंकि बहुत मतलब सबसे बेसिक मतलब आप कभी भी बैठते हो तो आपसे क्या पूछा जाता है, आपका नाम क्या है। नाम के बारे में क्वेश्चन हो ही सकता है कि आपके नाम का मतलब क्या है। कोई फेमस पर्सनालिटीज जिनका जिनका सेम नाम है, ठीक है, उनको आप जानते हो, वो किस फील्ड में है। अगर आपके नाम का अगर कुछ करंट इवेंट हुआ है जो रिलेटेड वैसे नाम का बहुत यूनिक अगर नाम है तो मतलब ये सब आपको एकदम प्रिपेयर करके ही रखना है। तो आप सबको अपने नामों का मतलब पता है? यस सर। हाँ हाँ, तो ये मतलब जरूर पता कर लीजिए कि ये मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि ये एकदम अगर अगर आपको अपन नाम का मतलब नहीं पता है तो ये थोड़ी एम्बैरेसमेंट की बात हो जाएगी। तो ये आप लोग सारे लोग नाम का मतलब, अभी कोई फेमस पर्सनालिटीज है जिनका सिमिलर नेम है, उन्होंने क्या किया है, किस फील्ड से है, ये सब पता कर लीजिएगा। ओके, तो ये सबसे पहले नाम नाम को मतलब अगर कोई भी क्वेश्चन आए तो इसमें ब्लैंक नहीं होना है। ठीक है, ये सब बेसिक, अगर और इसमें कोई ज्यादा मेहनत नहीं है, 5 मिनट का गूगल सर्च है, उसमें आपको सारा कुछ डिटेल पता चल जाएगा ये सब। तो ये एकदम नाम के बारे में क्वेश्चन एकदम आ सकता है, तो ये एकदम पता कर लीजिए। दूसरा, जैसे ही आप बैठते हैं, सर एक ठीक है। क्वेश्चन है। हाँ हाँ, बोलिए। सर अगर नाम का, जैसे कि मेरा नाम अंशुली है, तो हम बहुत सर्च किए हैं नेट पर, बट कुछ मीनिंग ऐसा नहीं पता है, मतलब शायद कुछ मीनिंग नहीं है वैसा कुछ अंशुली का मीन्स। अच्छा, तो अंशुली का कुछ मीनिंग नहीं मिला आपको? अच्छा, तो उससे रिलेटेड रिलेटेड कुछ मीनिंग अंशु मीन्स अगर सर हो। होता है सर रेज ऑफ लाइट, बट अंशुली हाँ मतलब नहीं। हाँ, तो अंशुल, तो फिर अंशुल का बोल दीजिएगा कि इसी तरह है कि मतलब अंशुल अंशु का नहीं, मतलब होता अंशु है। अंशु का होता है सर। हाँ, अच्छा, अंशु का। अब ये तो मुझे देखना पड़ेगा कि अंशुली का और कोई मीनिंग है कि नहीं। मैं ट्राई कर सकते हैं हम, जैसे कि सर इंटरव्यू बेसिकली लेंगे तो। जब सर बेसिकली मैं भागलपुर के रहने वाली हूँ, तो उस समय भागलपुर की डीएम थी अंशुली आर्या। तो उसी हाँ, तो जिससे फिर मेरा हाँ जन्म हुआ फिर था, तो उसी के अनुसार मेरा हाँ सर पे रखा गया हाँ, तो था। फिर अगर ये है तो आपके पास तो कहानी भी है कि आपका नाम कैसे पड़ा है। तो फिर कहानी आप बता सकते हैं कि वो सब भागलपुर की। हाँ, फिर उन डीएम के बारे में थोड़ा सा देख लीजिएगा उसके, क्योंकि देखिए यस सर। चाहे तो मतलब क्यों पड़ा है, बट अगर आपको नहीं मिल रहा है तो ये बता सकते हैं कि हम हाँ, हमारा नाम इस पे बेसिस पे पड़ा था और इसका हमने अर्थ खोजने की कोशिश की, तो मेजरली अर्थ आया रे ऑफ होप। ठीक है, अगर आप ही अगर इंटरनेट पे नहीं मिल रहा है तो किसी को भी हो सकता है नहीं पता होगा इसका मतलब। ठीक है, तो आप जो बोलेंगे उनको वो सच मान, वो बोलेंगे हाँ ठीक है। अगर आप रे ऑफ होप बोल देंगे, ठीक है, तो उनको उसको सच मान लेंगे, तो इसी से प्रेरित हो सकता है। बट हाँ, आपके पास कहानी है क्योंकि आपका डीएम पे नाम पे पड़ा है, तब तो और अच्छी बात है, आपके पास एक कहानी है उनकी यस इससे सर। रिलेटेड। एक मिनट अंशुली, आपके नाम का मतलब ब्रिलियंट चाइल्ड होता है, ठीक है, मतलब जो बहुत बुद्धिमान बालक होता है उसके लिए होता है। अंशुल का मतलब होता है आपका डेराइव्ड नेम है अंशुल से, हम्म ठीक है। अच्छा ओके इसमें ओके। आपको एक चीज गौर करना होगा, क्योंकि आपका नाम यूनिक है, ठीक है, इसलिए आप इस यस सर। क्वेश्चन को आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हाँ ये आएगा आपके पास, ठीक है।
तो ओके इसको सर। तैयार कीजिए, है ना। और कहानी भी, जो जैसा सतीश सर ने बताया कि कहानी तैयार करने के लिए वो आप अपना तैयार कर लीजिए कि हाँ इस कारण से नाम पड़ा था। यस। ठीक है। थैंक यू अभिजीत सर। ओके, फिर अगला है पर्सनल इंट्रोडक्शन का पार्ट। तो जैसे है कि आप कहीं भी जाते हैं, ठीक है, तो नॉर्मल लोग भी पूछते हैं और बताओ और क्या चल रहा है। तो ये वहां का और बताओ क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन ये होता है कि हाँ और बताइए, अपने बारे में कुछ बताइए। ठीक है, तो इसमें क्या है कि आपको थोड़ा सा इफेक्टिव छोड़ 4-5 लाइन का अपना इंट्रोडक्शन प्रिपेयर कर लेना है, इसको लिख के रखना है, और इसको मतलब आईने के सामने 5 से 6 बार बोलते ही रहना है। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन बहुत है। मतलब पहला क्वेश्चन होगा कि हाँ टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। मतलब इंट्रोडक्शन में मतलब बहुत भिन्न भिन्न तरीके से ये पूछा जा सकता है, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। तो ये इंट्रोडक्शन का ही क्वेश्चन है। कि आप फिर इसको मतलब इंट्रोडक्शन का क्वेश्चन से है ना, आप पूरे इंटरव्यू का टोन सेट कर सकते हैं। अगर आपने अपने इंट्रोडक्शन में ही बोल दिया कि ठीक है, मुझे बैडमिंटन खेलना बहुत पसंद है, ठीक है, तो बहुत सारे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि उसको पकड़ के लोग और आके क्वेश्चन पूछे। ठीक है, तो आप अपने इंटरव्यू को ऐसा नहीं है कि कंप्लीटली रैंडम जा सकता है। ठीक है, आप अपने इंटरव्यू व्यू में जैसा चाह सकते हैं वैसा लेके जा सकते हैं इंटरव्यू को। तो वो आप कर सकते हैं कि हाँ आई लव टू प्ले बैडमिंटन। तो उसके बाद आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आगे आगे लोग वैसे क्वेश्चन पूछे। आपने अगर अपना इंट्रोडक्शन में ही बोल दिया कि आई लव टू स्टडी, आई लव टू रीड बुक्स, ठीक है, आई लव टू रीड माइथोलॉजिकल बुक्स, तो इसमें बहुत 100% चांस है कि आपको माइथोलॉजिकल बुक्स के बारे में कुछ पूछ दिया जाए कि कौन कौन से बुक आपने पढ़ा है। तो ये तरीका होता है इंट्रोडक्शन के थ्रू, जो आप इंटरव्यू को जिस मोड़ पे लेना चाहते हैं वो मोड़ पे ले जाए, और ऐसे मोड़ पे ले जाए जो आप पहले से प्रिपेयर है। जैसे कि आपने बोल दिया अपने इंट्रोडक्शन में कि हाँ आई लव लिविंग माइथोलॉजिकल बुक्स, आपने माइथोलॉजिकल बुक्स के बारे में पूरा अच्छे से अपना प्रिपरेशन किया हुआ है बहुत, और ये बोल के आपने उनको एक क्यू दे दिया कि आप मुझे इसके बारे में और पूछिए। ठीक है, तो और जैसे ही वो पूछेंगे आपके पास सारे जवाब होंगे क्योंकि आपने प्रिपेयर किया हुआ है। तो ये तरीका होता है इंटरव्यूअर को वही सवाल पूछवाने का जो आप पहले से प्रिपेयर करके आए। तो ये बहुत ध्यान रखिए कि इंट्रोडक्शन आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। 5 से 6 लाइन का आप इंट्रोडक्शन लिखिए, बोलिए, आईने के सामने जितने बार बोल सकते हैं बोलिए, कॉन्फिडेंट बोलिए, ऐसा नहीं लगना चाहिए कि याद करके। जैसे कि ये भी एक बहुत लोगों गलती ये करते हैं ना, कि कोई चीज अगर इंट्रोडक्शन उन्होंने लिख लिया है तो एकदम वर्ड बाय वर्ड याद करना चाहते हैं। नहीं, कभी भी वर्ड बाय वर्ड याद करने पे नेचुरल नहीं लगता है वो। ठीक है, क्योंकि आप उनको लगेगा कि आप कहीं से याद कर रहे हैं, अपने बारे में बोलने में कौन याद करता है। ठीक है, तो वो आप पूरा बस फ्लो याद रखिए कि हाँ पहले मैं ये बोलूंगी कि मैं यहाँ पे जन्मी थी, ये यहाँ पे मैंने पढ़ाई की थी, उसके बाद मैंने ये किया था, उसके बाद मुझे हॉबीज ये है। तो ये स्ट्रक्चर आप बस याद रखिए, बट वर्ड बाय वर्ड उसको याद करने की कभी कोशिश ना करें। ठीक है, उससे क्या होता है, नेचुरल कभी लगता ही नहीं। समझ रहे हैं आप ये बात? यस सर। हम्म, ठीक है, तो इंट्रोडक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आप लोगों को सबको मतलब जो भी इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हैं सबको 5-6 लाइन का इंट्रोडक्शन रेडी करके रखना ही चाहिए। इंट्रोडक्शन में कुछ अगर यूनिक आप बता सकते हैं तो वो और अच्छा है। जैसे यूनिक कुछ बोलेंगे, क्वेश्चंस उसी के बेसिस पे होंगे, कुछ अलग से नहीं पूछेंगे, तो कम से कम आपको ये पता रहेगा कि हाँ इस बारे में क्वेश्चन पूछेंगे तो मैं उसमें अच्छे से मेरे चांसेस अब उसके अच्छे से आंसर देने के इंक्रीज हो जाते हैं, तो वो कर सकते हैं आप। ठीक है, उसके बाद इंट्रोडक्शन का एक हो गया। उसके बाद क्या होता है, एक होम डिस्ट्रिक्ट, एक क्वेश्चन बहुत से आता है कि अच्छा आप कहाँ से हैं, तो आप बताएंगे कि हाँ मैं यहाँ से हूँ। ठीक है, हाजीपुर जैसी बोलेंगे, चाहे जो भी जगह के हैं आप वो बोलेंगे आप। ठीक है, तो उसके बाद उस जगह के बारे में आपको पूरी इंफॉर्मेशन आपको ले लेनी चाहिए कि अभी उस जगह में लोकल अट्रैक्शंस क्या हैं। ठीक है, कौन कौन लोग हैं, मतलब कौन कौन से इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स हैं उस जगह में, वहाँ का डेमोग्राफी क्या है, कि मतलब पॉपुलेशन साइज क्या है, वहाँ पे लोग प्राय क्या करते हैं, ताकि ऐसा नहीं लगे कि आप एक, जैसे कि कोई भी होता है, कोई भी जगह पे कोई रहता है तो उसके बारे में उसको जानना बहुत, मतलब ये बेसिक कॉमन सेंस की बात है कि उसके बारे में जानना चाहिए उस जगह के बारे में। ठीक है,
तो ये क्वेश्चंस आते ही आते हैं। कुछ अगर यूनिक है, कोई वहां का जीआई टैग मिला हुआ है वो किसी प्रोडक्ट को, या किसी को मतलब वहां पे अभी हाल फिलहाल रिसेंटली कुछ न्यूज में आया है, तो ये होम डिस्ट्रिक्ट के बारे में आपको पूरा जितना अच्छे से अच्छा प्रिपेयर कर सकते हैं वो जरूर करिएगा होम डिस्ट्रिक्ट के बारे में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना आपका इंट्रोडक्शन है वैसा ही आपका होम डिस्ट्रिक्ट है, क्योंकि ये दोनों आपका मतलब आगे के क्वेश्चन का आपका बेस सेट करेगा। ठीक है। होम डिस्ट्रिक्ट के बाद एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, जो लोगों को बहुत क्वेश्चन उससे आता है, वो है ग्रेजुएशन सब्जेक्ट। ठीक है। तो ये मतलब बहुत लोगों को बहुत इसमें परेशानी होती है, क्योंकि वो मतलब आप लोगों ने बहुत पहले किया होगा ग्रेजुएशन डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स में। ठीक है। बट ग्रेजुएशन का आपको कुछ याद ही नहीं। ठीक है। क्योंकि ये अभी इंटरव्यू जो हो रहा है आपका, ये पर्टिकुलर इसमें कोई ऑप्शनल नहीं है, चाहे कुछ नहीं है। जैसे बीपीएससी का इंटरव्यूज होते हैं या यूपीएससी के इंटरव्यूज होते हैं, तो उसमें ऑप्शनल होता है, तो उसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस होते हैं, क्योंकि इसमें पर्टिकुलर कोई ऑप्शनल नहीं है। ठीक है। तो इसमें क्वेश्चंस आपके बहुत चांसेस है कि जो ग्रेजुएशन का आपका मेन सब्जेक्ट था उसके में आपने अगर मान लीजिए बीएससी की हुई है फिजिक्स से, तो बहुत आपके चांसेस हैं कि आपको क्वेश्चन सारे फिजिक्स के बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ठीक है। तो आप कुछ चीजें आप एकदम टिक मार्क कर लीजिएगा। ठीक है। कि पहला जो आपने जिसमें ग्रेजुएशन किया है, अगर उससे आगे आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, एमएससी किया हो कुछ, तो वो लास्ट एजुकेशन जो है उसके बारे में आप पूरे डिटेल में बना ले। कुछ कुछ मतलब चीजें वो होता है कि मतलब ऐसे ही पूछ दिया, अच्छा बताइए आपने कितने कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़े थे उसमें, तो आप 5-6 सब्जेक्ट्स के एटलीस्ट नाम याद रखें, ताकि वहां पे आप ब्लैंक नहीं हो। वहां पे अगर आप सोचने लग जाएंगे कि मतलब वो तो एक प्रतीत होगा लोगों को कि आपने अच्छे से ग्रेजुएशन किया नहीं। ठीक है। कि आपको अपने सब्जेक्ट्स के भी नाम नहीं पता है। तो इसलिए 4-5 सब्जेक्ट अगर कॉन्फिडेंटली आप नाम बता देंगे, ठीक है, तो फिर उन लोगों को वो बीच में ही रोक देंगे। सारे सब्जेक्ट्स कोई नहीं पूछता है। जो 15-20 सब्जेक्ट है, 4-5 को आप बस याद करके रख लीजिएगा, 4-5 सब्जेक्ट जो मेन सब्जेक्ट्स हैं। तो वो जैसे ही आप बताइएगा कॉन्फिडेंटली, वो ऐसे ही रोक देंगे। ठीक है। उसके बाद जो आपका मेन सब्जेक्ट है, जैसे कि अगर फिजिक्स में आपने किया हुआ है, ठीक है, तो फिजिक्स में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, जो मेजर टॉपिक्स हैं, जो कॉमन टॉपिक्स हैं, जो है अभी जो न्यूज में करंट में जो चल रहे हैं फिजिक्स से रिलेटेड कोई टॉपिक, मान लीजिए कि आपका फिजिक्स है। ठीक है। अभी कोई मतलब रिसर्च चल रहा है फिजिक्स में, हाइड्रोस्कोप बन गया, कुछ भी ऐसा मतलब बना है, अभी टेलीस्कोप बना है नया, तो कुछ ऐसा नया जो रिलेटेड है अभी फिजिक्स से, वो आप जरूर देख लें, क्योंकि उन सब से भी क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी बहुत बढ़ जाती है। ठीक है। देखिए ये है कि हम बहुत वास्ट है, इंटरव्यू बहुत वास्ट है, तो हम क्या कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि ऐसी चीजों पर फोकस करें ताकि वो वास्टनेस कम हो जाए और थोड़ा आपको मतलब डायरेक्शन मिल जाए कि किस चीज में आपको एफर्ट लगाना चाहिए। ठीक है। तो इसीलिए है कि ये सब हम टॉपिक्स को हम लोग पिन पॉइंट कर रहे हैं कि ये सब टॉपिक्स पे आप फोकस करें। अभिजीत सर, और इसमें कुछ आपको ऐड करना है? हाँ, ग्रेजुएशन सब्जेक्ट में आप लोग कोशिश कीजिएगा कि एक कॉपी बनाएंगे। जिन लोगों का भी मान लीजिए कि आपका साइंस सब्जेक्ट रहा है, तो एटलीस्ट 10th तक के साइंस के जो टॉपिक्स हैं आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड, मान लीजिए ग्रेजुएशन में आपने बायोलॉजी, बॉटनी, जूलॉजी कुछ भी पढ़ा है, तो एटलीस्ट 10th तक का ज्ञान तो लगभग लोगों को होता ही है, उतना करके जाइए। क्योंकि कभी कभी आपका इंटरव्यू यूनिडायरेक्शनल हो जाता है। यूनिडायरेक्शनल हो जाता है कहने का मतलब है सिर्फ आपसे कहीं ऐसा ना हो कि सिर्फ 4-5 क्वेश्चन लगातार साइंस के, उस टाइम आप नर्वस हो जाइएगा। ठीक है। या फिर आप अगर पॉलिटिकल साइंस वगैरह से किया है, तो उस हिसाब से आप तैयार कर लीजिए, क्योंकि वो जो सामने आपके बैठे हुए हैं इंटरव्यू लेने के लिए, वो जज बैठे हुए हैं और उनको अच्छा खासा नॉलेज होता है। तो मेरा यही रहेगा कि आप बस अपने सब्जेक्ट को एटलीस्ट 10th लेवल तक उसको एक बार रिवाइज कर लीजिए डीपली। हाँ, बहुत सही बात बोली अभिजीत सर ने कि मतलब ये जो पहले का जो बेसिक्स है, क्योंकि जो भी अगर आपने जिस चीज में ग्रेजुएशन किया उस चीज का 10वां तक का तो आपको बेसिक्स आपको आना ही चाहिए। क्योंकि अगर मतलब बहुत बार चांसेस है कि नहीं आए, फिर भी सब कुछ कर जाने के बाद भी आपको नहीं आए, बट मतलब हम उसकी प्रोबेबिलिटी जितनी कम से कम कर सके वो करें। ठीक है।
उसके बाद अगला चीज जिसको आपको मतलब ध्यान में रखना है वो है एम्प्लॉयमेंट। इस पे भी क्वेश्चंस आ सकता है। इसमें दो मतलब दो तरह के लोग होंगे, कुछ लोग जो अभी तक मतलब सरकारी नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हैं, और एक लोग जो मतलब किसी और नौकरी में काम कर रहे हैं। ठीक है, जो किसी और नौकरी में काम कर रहे हैं तो उनको तो मतलब उसी के बेसिस पे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ठीक है, अगर मान लीजिए आपने टीचर टीचर में ज्वाइन किया है तो उसके बारे में सारे क्वेश्चंस आने लगेंगे कि अच्छा क्या काम होता है, कैसी प्रणाली रहती है, इसमें कैसे सुधार किए जा सकते हैं, मतलब उसी से रिलेटेड कुछ कुछ मतलब जो भी क्वेश्चंस होंगे उससे रिलेटेड होंगे। बट हाँ, कुछ लोग होंगे जो अभी तक तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो उनसे पूछा जा सकता है कि मतलब आप तैयारी कर रहे हैं क्यों, मतलब क्यों कर रहे हैं तैयारी, आपने कोई और जॉब क्यों नहीं पकड़ी। तो फिर इसका आपको कुछ अच्छे आंसर्स प्रिपेयर करने हैं। जैसे कि मैं आपको एक दो एग्जांपल दे सकता हूँ कि मान लीजिए कि मैं 8 साल से मतलब तैयारी कर रहा हूँ, अभी तक मेरी कोई हुई नहीं है, थोड़ा थोड़ा सा सब सारे एग्जाम थोड़े थोड़े से बच जा रहा है। ठीक है, तो मेरे से पूछेंगे कि आप अभी तक तैयारी क्यों कर रहे हैं। ठीक है, तो फिर मैं इसको बोल सकता हूँ कि मैंने अपने लिए 10 साल का टाइम फ्रेम रखा था कि 30 तक मैं सरकारी नौकरी की तैयारी करूंगा। वो अभी मेरे टाइम फ्रेम में है, मेरे फैमिली अभी सफिशिएंटली मतलब सपोर्ट कर सकती है मुझे। तो मतलब मैंने अपने आप को टाइम दिया है कि मतलब मैं ये काम में 10 साल तक करूंगा, और ये टाइम फ्रेम में क्योंकि आता है इसलिए मैंने कोई और जॉब ज्वाइन नहीं की। आई डोंट वांट टू गेट डिस्ट्रैक्टेड, क्योंकि जॉब में भी होता है कि मुझे टाइम नहीं फिर मिल पाएगा। कि बहुत लोग हैं जो कर लेते हैं जॉब के साथ भी, बट पर्सनली मुझे चाहिए कि मैं अपना 100% क्योंकि इसी चीज में दूं। ठीक है, तो ये एक तरह का एग्जाम्पल दे रहा हूँ, लेकिन आप ये जरूर सोच लेना किसी तरह से कि आपको क्या आंसर देना है। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि सेम आंसर आप दें, ठीक है, आपके हिसाब से वो आप आंसर चेंज करें, बट हाँ, ये आंसर जरूर कुछ ना कुछ सोच लेना कि अगर आपने अभी तक कोई जॉब नहीं कर रहे हैं, बस तैयारी कर रहे हैं, तो उसका क्या आंसर दे सकते हैं आप। ताकि अगर अगर पूछते हैं कि मतलब अभी तक तैयारी क्यों कर रहे हो, चाहे मतलब तैयारी कर रहे हो तो कब तक तैयारी करने का है, तो ये एक कुछ आपका फ्रेम पहले ही से बना हुआ हो कि हाँ ठीक है, मैंने आंसर इसका बना के रखा है। वो अगर वो पूछेंगे कि क्यों मैं कर रहा हूँ तो मैं उसी के हिसाब से आंसर दूंगा। ठीक है, सेम विथ अगर जो एम्प्लॉयड हैं तो वो कम से कम अपने जिस चीज में कर रहे हैं एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, अगर टीचर में कर रहे हैं तो उसका स्ट्रक्चर कम से कम क्या है, हायरार्की क्या होती है, ये सब एकदम तैयार करके रखा करें। ठीक है, क्योंकि वो भी क्वेश्चन से बन सकता है। ठीक है, कि आप किसको रिपोर्ट करते हैं, उसका रिपोर्टर उसका सीनियर कौन होता है, ऐसे क्या क्या स्ट्रक्चर है, कैसे फंड्स अगर मूव करते हैं तो कैसे मूव करते हैं। तो ये आप लोगों को तैयार करके रखना बहुत आवश्यक है। सर इसमें कुछ हाँ। यहाँ पे मैं ऐड करूँगा कि आप अगर बिहार के किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं और वहाँ से आप स्विच करना चाह रहे हैं, तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि आपके डिपार्टमेंट का कोई फेमस केस तो नहीं है हाई कोर्ट में पड़ा हुआ। अगर कोई केस है तो उसके बारे में, जैसे शिक्षा विभाग में है, तो अभी अब पेपर में आ रहा है कि सेकेंड टीआरई में कुछ केस हुआ है, तो सेकेंड टीआरई में केस हुआ है तो उसके बारे में थोड़ा अवगत हो लीजिए। अगर शिक्षिका हैं या शिक्षक हैं आप, तो एक बार अवगत होइए उससे, तो आपको ज़्यादा कंफर्टेबल आप वहाँ पे रहिएगा। और एक और चीज़ है, इन चीज़ों में जब आपसे सामने से क्वेश्चन पूछा जाएगा और आप किसी भी विभाग में हैं, तो जब आप उस विभाग में हैं तो ऑब्वियस बात है कि आप में इनहेरेंट स्क्यूनेस रहेगा, अपने विभाग बायस रहिएगा आप अपने विभाग के प्रति। तो जब आप अपने विभाग के प्रति बायस रहिएगा तो आप सही आंसर वहाँ पे, जो एक बैलेंस्ड आंसर है, वो देने में आप सक्षम नहीं हो पाइएगा। इसलिए इस चीज़ को पहले से तैयार रखिए कि कोई केस, कोई फेमस केस तो नहीं है उस टाइप का, रिसेंट में कुछ न्यूज़पेपर में तो नहीं आ रहा है। अगर आ रहा है तो पहले से ही उसका जवाब सोच कर रखिए, बना कर रखिए। हाँ, ये एकदम इम्पोर्टेंट है कि ना बहुत पॉजिटिव ना बहुत नेगेटिव। ठीक है, बहुत मतलब आपका रैशनल व्यू होना चाहिए। अगर मतलब कुछ लोग होते हैं कि एकदम मतलब बोल दिया कि हमारा विभाग खराब ही है। ठीक है, ये ऐसा मतलब कुछ स्टेटमेंट नहीं देना है अगर पूछा जाए विभाग के जो जहाँ काम कर रहे हैं उसके बारे में। तो ठीक है, बहुत मतलब एक रैशनल व्यू देना है कि हाँ मतलब इसमें कुछ है, हाँ मुझे अच्छा लगता है काम करने में, ये चीजें मुझे अच्छी लगती है, बट इन चीजों में मुझे लगता है कि और इम्प्रूवमेंट हो सकता है। तो ऐसा पॉजिटिव आंसर रखना है, ना कि मतलब एम्फसाइज कुछ मतलब बहुत नेगेटिव या बहुत पॉजिटिव ओवर। ठीक है, दोनों आप नहीं करेंगे, इस बात का आप लोग ध्यान रखें। ठीक है, अभी तक किसी को कोई क्वेश्चन है तो प्लीज मतलब अभी पूछ ले, अभी भी पूछ ले। सर साइकोलॉजी ऑनर्स में कैसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है?
अब वो मैं लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस आपका जो लोगों का मैं इंटरव्यू लूंगा तो उनके हिसाब से मैं लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस बनाऊंगा जरूर। ठीक है कि मतलब ये आपके सब्जेक्ट के हिसाब से ये क्वेश्चंस आपको पूछा जा सकता है, वो हम मॉक टेस्ट के बाद आप लोगों को सबको देंगे जो जो मतलब हमसे आप मॉक टेस्ट करवा रहे हैं एक तो। बार आप फिर से क्वेश्चन रिपीट करेंगे? सॉरी सर, थोड़ा सा मैं पूछ लेता हूँ। हाँ हाँ। हाँ, हाँ, एक बार साइकोलॉजी, इनका आप साइकोलॉजी है। एक बार आप क्वेश्चन फिर से रिपीट करेंगे क्या? हाँ सर, साइकोलॉजी ऑनर्स है मेरा, तो उससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन पूछा जा मैं सकता है? आपको मटेरियल बता देता हूँ, आप एक बार उसको गो थ्रू कर लीजिए उस मटेरियल को। एनसीईआरटी 11th-12th साइकोलॉजी आपको पता होगा। हेलो, हाँ, अगर आप सुन रहे हैं तो मैं बोल रहा हूँ एनसीईआरटी 11th-12th का आप देख लीजिएगा एक बार। साइकोलॉजी बहुत ही क्रिस्प वे में लिखा हुआ है उसमें सब कुछ। एक बार बस जो टॉपिक्स है बस टॉपिक्स देख लीजिएगा, ठीक है? और कोशिश कीजिएगा सोशल साइकोलॉजी वाला पार्ट ज़्यादा ध्यान दें उस पर। बायोलॉजिकल वाला पार्ट पे उतना ध्यान नहीं देंगे तो काम चलेगा। ओके सर, हेलो सर। हाँ थैंक यू। जी, जो नोटिफिकेशन निकलने से पहले जॉब करता था और नोटिफिकेशन निकलने से पहले वो लेफ्ट कर चुका है, तो वो तो ये नहीं ना, और वो नोटिफिकेशन में नहीं भरा है ड्यूरिंग अपने एप्लीकेशन की वो जॉब करता था, हाँ, तो वो तो कोई एक बार एक्सक्यूज आप नहीं दे मुझे ये सकता है कि क्लेरिफाई कर दीजिएगा कि जब नोटिफिकेशन निकला था उस टाइम आप जॉब में थे? नहीं नहीं, उसके पहले जॉब में थे। उसके पहले आप जॉब में थे, जब नोटिफिकेशन हाँ निकला था तो आप जॉब में नहीं थे, है ना? जी, और अभी भी आप जॉब, अब आप जॉब में हैं या नहीं है? नहीं है। और नहीं है। नोटिफिकेशन और ऑनलाइन ऑनलाइन एप्लीकेशन में कुछ वर्क एक्सपीरियंस नहीं डाला गया है। हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं है उससे, क्या दिक्कत है? बेसिकली आपको दिक्कत था, आप सरकारी जॉब में थे? नहीं नहीं, प्राइवेट। आपका एनपीएस अकाउंट था उधर? नहीं, वो बनाए नहीं, लेकिन मैंने 1.5 साल काम किया है, फिर मैंने ध्यान भी नहीं दिया। अच्छा, कोई बात नहीं, उससे कोई, मुझे नहीं लगता है कोई अफेक्ट उससे आने जा रहा है, कुछ नहीं आएगा उससे। ऐसे भी ये सब सरकारी जॉब में पहले से हैं, उनको अफेक्ट करता है। ठीक है, थैंक यू। ठीक है, और किसी को कुछ डाउट है अभी तक? हेलो सर। हाँ बोलिए। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जब नोटिफिकेशन निकला था तब तो मैं जॉब में नहीं थी, बट मैं अभी इंडियन रेलवे में मतलब गवर्नमेंट में मैं जॉब में हूँ, तो अभी तो मुझे एनओसी देना पड़ेगा, तो मुझे कब एनओसी लगेगा? ज्वाइनिंग मतलब आफ्टर मेरिट लगेगा या फिर डीबी में वो देना होता है? मेरे हिसाब से आपको एनओसी तो नहीं लगना चाहिए था, लेकिन अगर एनओसी लगना होगा ना तो आप एक काम कीजिएगा, अंडरटेकिंग आप देकर भी काम चला सकते हैं, है ना? अंडरटेकिंग देकर एनओसी बनवा लीजिए, आप एनओसी का प्रोसेस शुरू करा लीजिए, ठीक है? यस सर। और यस सर। और जब डीवी होगा उस टाइम आप अंडरटेकिंग दे सकते हैं कि अभी एनओसी मैं नहीं दे रही हूँ, मैं इतने दिन में दे दूंगी, ठीक है? यस, उतने बट दिन अभी ऑफिस में ये दिक्कत हो जा रही है कि वो लोग कह रहे हैं एनओसी हम किस बेस पे दें? आपके पास मतलब एक एडमिट कार्ड होना चाहिए जिसपे ये लिखा हो प्रॉपर कि हाँ पीएचसी को एनओसी की नीड है, या फिर मतलब ऐसा कुछ हाँ, तो प्रूफ है आपको आपके पास? आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा इसमें, आपको इसमें कोई ओ, प्रॉब्लम नहीं आएगा, आपको एनओसी देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी फिर वहाँ पे। ओके सर, थैंक यू सर। ओके ठीक है, अब हम आगे हम बढ़ते हैं फिर। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट स्टेटस में आप लोगों को जो भी मतलब जैसा डिपेंडिंग ऑन योर स्टेटस, अगर आप एम्प्लॉयड हैं या अनएम्प्लॉयड हैं उस हिसाब से आप प्रिपेयर कर लीजिएगा जो जो चीजें हमने बताई उसके बारे में। उसके बाद फिर अगला है, ठीक है, हॉबी। ये मतलब ऐसा क्वेश्चन होता है ना कि अ, लोग बहुत मतलब इसमें परेशान हो जाते हैं कि हॉबी, क्योंकि जनरली क्या होता है कि हॉबी एक ऐसी चीज है कि जनरली लोग कल्टीवेट नहीं करते। स्पेशली क्या है कि मतलब जो प्रिपरेशन करने वाले हैं तो कोई ऐसी हॉबी हमने कल्टीवेट की नहीं,
ठीक है, कुछ कुछ चीजें कुछ लोग करते हैं, मतलब बहुत पैशन से करते हैं, बट जनरली अगर लोगों से पूछा जाए तो वो हॉबी कल्टीवेट नहीं करते। बट ऐसा नहीं है कि आप हॉबी का क्वेश्चन अब एकदम ब्लैंक छोड़ सकते हैं, क्योंकि एज अ ह्यूमन बीइंग आपको कोई ना कोई सब में कुछ ना कुछ हॉबी होता है, चाहे आप कुकिंग बोलिए, चाहे आप रीडिंग बोलिए, कुछ भी मतलब है। बट एक हॉबी आप लोगों का मतलब होना चाहिए। ठीक है, मतलब होना क्या चाहिए, मतलब आपको लिखना पड़े, पूछेंगे तो बोलना पड़ेगा कि हाँ ये हॉबी है मेरी। ठीक है, बट अब अगर उस हॉबी को आपको जस्टिफाई करना है, ठीक है, तो वो कैसे जस्टिफाई करेंगे? अगर आपने बोल दिया कि मेरी बैडमिंटन खेलना मेरी हॉबी है, ठीक है, तो अगर बैडमिंटन खेलना आपकी हॉबी है तो बैडमिंटन से रिलेटेड आप पे क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, तो आपको फेमस पर्सनालिटीज जो बैडमिंटन में है इंडिया से, स्पेशली इंडिया से, उनके नाम आपको पता होने पड़ेंगे। ठीक है, कि एटलीस्ट उनके नाम देख के जाएं आप। स्पेशली मतलब कोई फीमेल एथलीट है बैडमिंटन की, तो उसके नाम आप देख के जाएं। ठीक है, ये सब आपको पता रहना चाहिए अगर जो भी आपने हॉबी बोला। ठीक है, आपको फिर ये भी मतलब हो सकता है कि हॉबी को परस्यू कैसे करते हैं वो दिखाना चाहिए, बताना पड़ेगा कि हाँ बचपन में मैं खेलती थी, उसके बाद स्कूल के लिए खेला, उसके बाद कॉलेज, मतलब कुछ भी, मतलब अगर नहीं भी खेला तो मतलब जैसे जैसे मतलब प्रोग्रेशन हुआ है कुछ, उसके लिए आपने क्या किया है हॉबी को मतलब इनकलकेट करने के लिए, वो आपको आंसर प्रिपेयर करके रखना पड़ेगा। ठीक है, हो सकता है आपसे नहीं पूछा जाए, बट अगर हॉबी पूछा गया और तो आपके उसके अगर कुछ लोग बोलते हैं कि कुकिंग हॉबी है, ठीक है, तो कुकिंग हॉबी है तो फिर आपसे पूछा जा सकता है कि फेमस शेफ्स कौन कौन से हैं, ठीक है, इंडिया के कुछ फीमेल शेफ्स का नाम बताएं आप। ठीक है, तो इसमें आप इंश्योर करें कि ये आप प्रिपेयर करके जाएं। ठीक है, क्योंकि हॉबी वाले क्वेश्चन में ये आ सकता है। इंडिया में इसका क्या हॉबी का क्या मतलब, कितने कोई अगर टूर्नामेंट होता है बैडमिंटन का, ठीक है, शेफ का मास्टर शेफ में होता है तो उसमें क्या है, क्या कौन कौन से टूर्नामेंट्स होते हैं, तो ये सब आप थोड़ा सा हॉबी से रिलेटेड इर्द गिर्द जितना आप इंफॉर्मेशन जान सकते हैं वो जानने की कोशिश करें। ठीक है, क्योंकि हॉबी का क्वेश्चन इज अ वेरी मतलब कॉमन क्वेश्चन, बहुत मतलब बहुत लोगों से पूछा गया है कि आपकी हॉबी क्या है, और फिर उसके बाद वो हॉबी बोल तो देते हैं कि मेरी रीडिंग बुक हॉबी है। ठीक है, कुछ लोगों से पूछा गया आपकी हॉबी क्या है, हाँ तो रीडिंग बुक सर। ठीक है, अब रीडिंग बुक है तो उसके बाद पूछते हैं अगले क्वेश्चन, वो जवाब नहीं दे पाते हैं कि चलिए ठीक है, आपकी अगर रीडिंग बुक हॉबी है तो बताइए हाल फिलहाल कौन सी बुक आपने पढ़ी है। ठीक है, फिर उस समय वो ब्लैंक हो जाते हैं। ठीक है, फिर अगर आपने अगर बोल दिया कोई भी किताब का नाम बोल दिया, ठीक है, तो बोलेंगे कि उसकी समरी बताइए कि उसकी क्या कहानी थी, तो आपको उसकी बेसिक समरी पता रहनी चाहिए। तो ये है हॉबी जो भी है, इसके बारे में आप थोड़ा सा रिसर्च कर लेंगे। ठीक है, जो भी आप लोगों ने हॉबी बोला है, कुकिंग बोली, रीडिंग बोली, ठीक है, प्लेइंग बैडमिंटन बोला, वॉचिंग क्रिकेट बोला, जो भी है, क्रिकेट खेलना हॉबी है, तो सबके बारे में थोड़ा थोड़ा आप इंफॉर्मेशन पता करके रखें। ऐसा नहीं हो कि हॉबी के बारे में आप कंप्लीटली ब्लैंक रहे, क्योंकि अगर आप की कोई हॉबी है तो आप ऐसा थोड़ी है कि उसका कंप्लीटली ब्लैंक रहेंगे, उसके बारे में आपको इर्द गिर्द पता होगा, उसके बारे में आप सर्च कर। यहाँ हाँ। पर मैं कुछ बोलना चाहूँगा। एक्चुअली क्या है कि कुछ लोग अपना बहुत अतरंगा सा हॉबी, अतरंगा कहने का मतलब अगर नहीं है तब अतरंगा, अगर है तो बहुत अच्छा है। जैसे कि कोई स्पेसिफिक आर्ट कोई रख लिया, जैसे एक मैं सुन रहा था इंटरव्यू प्रिपरेशन करने के लिए, तो देख रहा था कि मंडाला आर्ट बोला था एक टॉपर। ठीक है, मंडाला आर्ट है, लेकिन जो इंटरव्यूअर है उसको नहीं पता है कि मंडाला आर्ट क्या है। जो एक बिल्कुल नया हॉबी है उसको नहीं पता है कि क्या है। तो उस केस में आप तैयार रहिएगा ये ये आंसर करने के लिए कि जो बिल्कुल सामने दिखने वाला चीज़ है, जैसे मंडाला आर्ट है तो सबसे पहला तो पूछेंगे आपसे कि होता क्या है भाई, कहाँ पे किया जाता है, कौन कर रहा है। तो जो इंट्रीगिंग क्वेश्चन, जैसे कोई नया चीज़ आप देखते हैं तो आपके मन में जिस तरह से सवाल उठता है उस तरह के सवाल आप अपने हॉबी के बारे में तैयार कर लीजिए अपने कॉपी पे, और उसको बोलने का प्रैक्टिस कर लीजिए। अगर आप झूठ बोल रहे हैं हॉबी में, कोई बात नहीं है, लोग बोलते हैं, ठीक है, झूठ बोल रहे हैं, लेकिन उसको ऐसे रिप्रेजेंट कीजिए कि नहीं ये मेरा हॉबी है। हॉबी से आदमी को लगाव होता है। हॉबी क्या है, जब आप मोनोटोनी में चले गए हैं अपना काम करते करते, उस टाइम में आप हॉबी अपना परसू करते हैं कि अब हम अपने मोनोटोनी को तोड़ रहे हैं, ये इस काम में मुझे इंटरेस्ट आता है, अब मैं अपना हॉबी परसू कर रहा हूँ। ठीक है, तो आपको अपने जो आप रेगुलर काम करते हैं उससे ज्यादा लगाव आपको हॉबी से होता है, इसलिए उसके निटी ग्रिटीज को पता करना आपका काम है। ठीक है, तो जो भी आप रखिए हॉबी जैसे कि आप उसके बारे में अगर कुछ नहीं बोल रहे हैं ना, तो आपके पर्सनालिटी पे बहुत नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा उसका, क्योंकि वो आपके इंटीग्रिटी को क्वेश्चन कर रहा है। ठीक है,
और हॉबी को हॉबी बोलना बहुत क्लीशे है कि सर मेरा हॉबी ये है। आप ये बोलिए कि मुझे ये काम करने में अच्छा लगता है सर, मुझे मुझे इस काम में इंटरेस्ट है। बहुत क्लीशे है कि आप बोले सर मेरा हॉबी है, वो इरिटेट हो जाता है एक ही बात सुनते सुनते। इसलिए आप उसको चेंज करने का भी प्रयास कीजिए तो अच्छा रहेगा, और इसकी तैयारी आप पहले से कीजिए। ठीक है। अब अभिजीत सर ने जैसा बताया कि मतलब आप लोगों को हॉबी के बारे में इन डिटेल थोड़ा सा आपको जानना ही पड़ेगा। ठीक है। उसके बाद अगला अगला चीज जो स्पेसिफिकली इस एग्जाम से रिलेटेड है, ये जो चारों कुछ चीजें थी, ये तो कोई भी आप इंटरव्यू देंगे उसमें आपको ये सब तैयार करना ही पड़ेगा। बट जो अगला है जुडिशियरी और जुडिशियरी से रिलेटेड करंट अफेयर, ठीक है, ये आपको स्पेसिफिकली इस एग्जाम में तैयार करना होगा। आपको पटना हाई कोर्ट कब स्थापित हुआ था, ठीक है, इसके मतलब कितने जजेस हैं, ठीक है, इसके कितने बेंचेस होते हैं, ठीक है, ये सारी जो मतलब कोई लैंडमार्क जजमेंट जो पटना हाई कोर्ट से निकली हुई है, ठीक है, अगर कोई अभी केस बहुत फेमस केस चल रहा है जो न्यूज़पेपर में बहुत सुर्खियों में है, ठीक है, नॉट जस्ट पटना से ही, मतलब अगर ओवरऑल जुडिशियरी से रिलेटेड, जैसे कि अभी अयोध्या का हो रहा है कि 22 तारीख को अयोध्या में वो होगा उद्घाटन, ठीक है, तो उससे रिलेटेड जो केसेस थे तो वो जरूर आपको देख के जाना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि मतलब जुडिशरी में वो पूछ सकते हैं एज ए जज, उनको ये बहुत पता है कि मतलब क्या क्या हुआ है, तो आप उनसे ज्यादा तो नॉलेज नहीं रख सकते बहुत सारी चीजों में, बट आपको बेसिक नॉलेज होना ही चाहिए कि ठीक है, जो अभी जो फेमस केसेस चल रहे हैं, ठीक है, वो कौन कौन से हैं, जो फेमस अभी कोई इवेंट हो रहा है तो उसके रिलेटेड कोई अगर केस चल रहा है तो उसके बारे में आप पता चले। कुछ कुछ कॉमन टर्म्स होते हैं, रिट हुआ, ठीक है, अगर मतलब कोई अगर सर हाँ यहाँ पर बोलिए। मैं एग्जांपल यहाँ पर कोट करना चाह रहा हूँ। हाँ देखिए, अभी एक केस, बहुत फेमस केस अभी पटना हाई कोर्ट का आया था पकड़ौआ शादी के लिए, सप्तपदी विवाह की व्यवस्था है, उसके बारे में कुछ आप लोगों ने सुना है क्या वो केस? किसी ने सुना हो तो एक बार रिप्लाई कीजिए। हेलो। यस सर, न्यूज में तो पढ़े हम लोग। हाँ, न्यूज में आप पढ़े होंगे ना, उसमें पटना हाई कोर्ट ने कहा था कि अगर वो 7 फेरा नहीं कंप्लीट होता है तो विवाह नहीं माना जाएगा उसको। बट सेम केस को सुप्रीम कोर्ट में जब सेम केस गया तो उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि नहीं नहीं, उस पर स्टे ऑर्डर लगाया। अब आप बता सकते हैं क्या वो केस किस चीज से रिलेटेड था? नो सर, आइडिया नहीं वो पकड़ौआ शादी से रिलेटेड था। यस सर। है ना? तो ये सब चीज बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, ये न्यूज में भी आया हुआ है, और चूंकि जज और जुडिशियरी के मेंबर्स जो हैं वो उसी एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, इसलिए आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये कुछ कुछ इंटरेस्टिंग चीज जो आ रहा है अभी न्यूज में उससे थोड़ा सा अपडेट रहिए। खासकर अभी के 15-20 दिन में न्यूज़पेपर पढ़िए, पटना हाई कोर्ट के से अवगत होइए, उसके न्यूज से। प्लस पटना हाई कोर्ट में कितने बेंच हैं, क्या है, आप वहां पर असिस्टेंट बनकर जाइएगा तो आपसे क्या उम्मीद करेंगे, मतलब आपका क्या काम रहेगा, है ना? इस टाइप का चीज को आपको तैयार कर लेना है। कौन कौन सा सेक्शन है, रिट सेक्शन है, रिट में केस होता है, पीआईएल क्या होता है। जैसे कि आप लोगों ने मेंस लिखा हो तो मेंस में क्या क्वेश्चन आया था, आप लोगों को याद है? जो मेंस में जो पैसेज आया था वो क्या आया था, वो याद है? नहीं याद हुआ, मैं बता रहा हूँ। जुडिशियल एक्टिविज्म पे था वो। जुडिशियल एक्टिविज्म, पीआईएल, ये सब आया था। अब आप यहाँ से आप ये गेस कर सकते हैं कि आगे आपके इंटरव्यू में भी जो आपका क्वेश्चंस होगा, जो कि आपके पर्सनल इंफॉर्मेशन, हॉबी, इंटरेस्ट, ये सबसे अलग होगा, वो बेसिकली आपको जुडिशियरी में क्या हो रहा है उससे रिलेटेड होना चाहिए। जैसे जुडिशियल ओवररीच क्या है, इस चीज को बैलेंस्ड वे में तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि अगर कोई जज आपसे पूछ रहा है कि जुडिशियल ओवररीच क्या है तो आपको उसमें सीधा, जैसे जीएस वगैरह अगर कोई तैयारी करते होंगे बीपीएससी वगैरह का, यूपीएससी का, तो आप थोड़ा सा एडमिनिस्ट्रेशन साइड में टिल्ट होकर आंसर लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको बैलेंस होकर लिखना चाहिए या बोलना चाहिए, तो इसका प्रैक्टिस कीजिएगा, इसको लिखिएगा। जुडिशियरी चैप्टर लक्ष्मीकांत से पढ़ लीजिएगा, मेरा कहने का ये मतलब है। प्लस पटना हाई कोर्ट का थोड़ा सा देख लीजिएगा, कितना बेंच है, क्या है, नहीं है, कितने जजेस हैं, ये सब देखिएगा। थैंक यू।
ठीक है, तो जैसे अभिजीत सर ने बताया कि जुडिशरी में आप कहाँ से आपको रिसोर्सेज तो मिल सकते हैं जो थोड़ा आपको बेसिक आइडिया हो जाए जुडिशरी का। ठीक है। उसके बाद ये सब तो हो गया कि मतलब टॉपिक्स क्या हुआ। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो बहुत लोग मिस कर जाते हैं, वो इंटरव्यू एटिकेट्स होते हैं। ठीक है, एटिकेट्स ऑल्सो बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब एक कहावत है कि मतलब योर फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो आप मतलब मतलब कैसे ड्रेस होके जा रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि सबको कोट पहन के जाना है। आप शर्ट और पैंट भी पहन रहे हैं या मतलब सूट लड़कियां जैसे पहन रही है, तो मतलब सोबर का मतलब बहुत ऐसा जो ऑफिस एनवायरनमेंट के लिए सही हो। ठीक है, वैसा आप पहन के जाएं। टाई पहनने की जरूरत नहीं है, अगर नहीं आपके पास टाई है तो टाई पहनने की कोई जरूरत नहीं है। जैसा भी जाए बट सोबरली ड्रेस होके जाएं, जो प्रोफेशनल अटायर है उसमें जाएं। ठीक है। उसके बाद है कि मतलब आप जा रहे हैं तो आप अगर एंटर कर रहे हैं तो मैं आई कम इन बोल के एंटर कीजिए। गए आपको, ठीक है, अगर वो बोले तभी बैठिए, ऐसे नहीं कि जाके खुद बैठ गए। वो बोले उसके बाद बैठिए। अगर थोड़ा सा टाइम हो गया नहीं बोल रहे हैं तो उनसे पूछ लीजिए कि मैं इसे ऐसे कुछ करके उसके बाद ही बैठिए। ठीक है। उसके बाद अगर जैसा जो है, अगर दिन में है इंटरव्यू, दोपहर में है या शाम को है, तो उसके हिसाब से गुड इवनिंग सबको एड्रेस करके गुड इवनिंग गुड मॉर्निंग जो भी है वो आप जरूर बोलें। ये सब बहुत छोटी छोटी चीजें हैं। ठीक है। बट ये सब आपको मतलब आपका इंप्रेशन खराब अच्छा या खराब कर सकती है। तो ये सब को कभी इग्नोर नहीं करें। बस आपके नॉलेज को वहां पे टेस्ट नहीं किया जा रहा है। ठीक है, नॉलेज टेस्टिंग था तो वो पहले दूसरे राउंड में हो चुका है। यहाँ पे आपके ओवरऑल पर्सनालिटी को टेस्ट किया जा रहा है। ठीक है, इंटरव्यू में। ठीक है, तो उसके हिसाब से आप कि मतलब अगर आप क्योंकि ये जो काम है इसमें आप जजेस के सामने रहेंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि कैसे बिहेव करना है। ठीक है, कैसे मतलब उनसे बातें करनी। ठीक है, तो ये मतलब जो डिसेंसी है, थोड़ा सा थैंक यू, प्लीज, ये सब आप अपने टोन में जरूर रखें। ज्यादा मतलब ज्यादा ओवरडू भी नहीं करे किसी चीज को। बट हाँ, ये सब जो बेसिक एटिकेट्स हैं जो मतलब आप लोगों को सबको पता होगा कि जो आपको करना चाहिए, ये सब पे जरूर ध्यान दें। ठीक है, और जाने से पहले ही सोच लें कि हाँ अभी गुड इवनिंग है तो मैं जाके गुड इवनिंग बोलूंगा। ठीक है, नहीं क्योंकि बहुत बार ये होता है कि आप बिना सोचे गए, फिर वहां पे आपको समझ में नहीं आता है कि गुड इवनिंग है, गुड इवनिंग के बदले गुड आफ्टरनून बोल देते हैं, चाहिए बोल देते हैं। तो ये सोच के पहले से उसके बाद जाएं। बैठने का मतलब तरीका है तो ऐसे एकदम झुक के नहीं बैठ जाएं, थोड़ा सा मतलब स्लाउच किए बिना बैठे। ठीक है। अगर मतलब आप एड्रेस कर रहे हैं, कुछ आपको अगर नहीं समझ में आया तो प्लीज प्लीज बोले कि प्लीज कैन यू रिपीट, ऐसे करके मतलब जो बेसिक एटिकेट्स होते हैं उन पे भी फोकस करना आप लोगों को जरूरी है। ठीक है, अब कुछ ऐड करना चाहेंगे अभिजीत सर? हाँ, देखिए आप लोगों को अभी ये चीज़ इजी लग रहा होगा। आप इस सेशन के बाद, जस्ट इस सेशन के बाद घर पे किसी को बिठा लीजिएगा। आप घर पे रह रहे होंगे तो आपके परिचित होंगे, उसमें भी आप बस गेट एक बार खोलिएगा, बोल कर आइए मैं कम इन सर, और जाकर बैठिएगा। जब उनको बोलिएगा कि जब आएंगे तो आप कहिएगा कि हाँ बैठ जाइए, तब आप बैठिएगा। मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ ये 3 चीज़ें आप नहीं कर पाइएगा। इसलिए नहीं कर पाइए क्योंकि प्रैक्टिस नहीं है अपना। ठीक है, इसको प्रैक्टिस कीजिए, इसको जितना बार हो सके प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि यही इंप्रेशन जाएगा आपका, है ना। ये समझिए कि 2-3 मार्क्स आपका लेकर भाग जाएगा अगर आप नहीं कर रहे हैं ये वाला रिचुअल। आप याद कीजिए रिचुअल, इस रिचुअल को याद कीजिए। जाना है, सोवरली गेट खोलना है, न ज़्यादा तेज न ज़्यादा धीरे, सोवरली खोलना है, मे आई कम इन सर। ठीक है, उसके बाद जाइए। जाने के बाद वहाँ आपसे पूछेंगे बैठने के लिए, तब बैठते टाइम आप बोलिए थैंक यू सर, बैठ जाइए आराम से। सामने देखिए, रीढ़ का हड्डी सीधा करके रखिए। ठीक है, पैर के बीच में एनफ स्पेस रखिए। पैर के बीच में स्पेस नहीं रहेगा तो सामने वाला अंडर कॉन्फिडेंट समझता है। ठीक है, मुट्ठी भींचिए नहीं बार बार। जब आपका छाती खुला रहता है तो आप मुट्ठी भींचने का कोशिश करते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है। आराम से अपने घुटने को पकड़ कर बैठिए, स्ट्रेस में नहीं रखिए। जो आपका एल्बो है वो एल्बो को आप बिल्कुल सीधा स्ट्रेच नहीं करके रखिए कि हाँ भाई अभी टेंशन में है, ऐसा नहीं दिखना चाहिए। एकदम नॉर्मली बैठिए जैसे घर पे बैठता है आदमी। जैसे हाँ, घर पे जो सो जाता है या फिर रीढ़ का हड्डी टेढ़ा करके बैठता है जैसे हम लोग नॉर्मली, वैसे नहीं बैठिए। आराम से रीढ़ का हड्डी सीधा करने पर ध्यान दीजिए। वो भी एकदम तना हुआ नहीं रहना चाहिए कि सावधान वाला पोजीशन, आर्मी वाला पोजीशन में नहीं रहना चाहिए। नॉर्मली सीधा बैठिए बस, और कुछ नहीं आपसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है। जब आपको कोई जवाब नहीं आए तो भी आंख में आंख डालकर बोलिए कि हाँ सर मुझे नहीं आता है।
अगर कोई जवाब आए तो भी आंख में आंख डालकर बोलिए। कुछ याद करना है तो ऊपर छत नहीं देखने लगिए कि हाँ छत देखकर याद कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। बोलिए सर प्लीज़ सर मुझे 2-4 सेकंड का टाइम दीजिए, मैं भूल गया हूँ, मैं याद करने की कोशिश कर रहा हूँ। इस टाइप से आराम से बोलिए। कोशिश कीजिए कि अगर सामने से आपको इंग्लिश में क्वेश्चन आ रहा है तो जवाब आप इंग्लिश में दीजिए, सामने से अगर हिंदी में क्वेश्चन आ रहा है तो आप जवाब हिंदी में दीजिए। इतने मैंने जितना बोला है उतने से अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। सर बट हिंदी मीडियम वाले मतलब उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं क्या कि मतलब फर्दर हिंदी में ही उनका इंटरव्यू लिया जाए? आप इंग्लिश में समझकर हिंदी में जवाब दे दीजिए, वो चलेगा। आप बोलिए कि सर मैं इंग्लिश में नहीं जवाब दे पाऊंगी, मैं हिंदी में ही जवाब दूंगी, ठीक है? तो वो आपको मैं मतलब बोल सकती हूँ कि सर मैं हिंदी में कंफर्टेबल हूँ, क्या मैं हिंदी में प्रोसीड कर सकती हूँ? हाँ, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आप सीधा यही बोलिए उनसे कि सर मैं कंफर्टेबल हिंदी में ज़्यादा हूँ, मैं हिंदी में अपने विचार नहीं कन्वे कर पाऊंगी। तो वो अलाउ करेंगे, हिंदी प्रदेश है यहाँ पे, आराम से आपको अलाउ करेंगे, कोई इसमें इशू नहीं है। ओके हाँ सर। हाँ, बस उनका था कि मतलब आपको समझ में आ रहा है, मतलब कि इंग्लिश समझ में आता है कि नहीं, बेसिक कम्युनिकेशन वो सब वो पहले ही चेक हो चुका है। ठीक है, अभी आपका ऐसा नहीं है कि इंग्लिश चेक हो रहा है या आपका कम्युनिकेशन है, मतलब बेसिक आपको कम्युनिकेशन है, स्किल्स है, वो चेक हो रहा है। तो आप हिंदी में बोले, इंग्लिश में बोले, उसमें कोई इशू नहीं है। ऐसा नहीं लगना चाहिए हिंदी वालों को कि वो हिंदी में बोल रहे हैं तो उनका चांसेस खराब हो जाता है, उनको माइनस मिलता है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ओके ये सर। एकदम न सोचे। हाँ देखिए, बेसिक तो कर्टसी ये होना चाहिए कि जैसे सामने से अगर इंग्लिश में जवाब पूछ रहे हैं तो वो आप अगर आप कंफर्टेबल हैं तो इंग्लिश में जवाब दें, अगर नहीं है तो उनसे परमिशन ले लें कि सर मैं इंग्लिश में नहीं बोल पाऊंगा, क्या मैं हिंदी में बोल सकती हूँ? उसके बाद आप आगे बढ़िए। और कोई क्वेश्चन इससे रिलेटेड जितना भी वक्तव्य था उससे? चलिए मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि कोई क्वेश्चन नहीं है। हाँ, तो सर एक मतलब क्वेश्चन सीपीटी से है सर। हाँ बोलिए। सर सीपीटी से ये क्वेश्चन है कि इंटरनेट में वहां पे प्रोसेस करने को होगा या फिर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आएंगे? बहुत कंफ्यूजन है इस चीज को लेके। देखिए ये कोई नहीं जानता है, इसलिए आप दोनों को तैयार करके जाएंगे। मैंने पीडीएफ एक डाला हुआ है, मुझे लगता है कि वो यस सर, मैंने देखा। हाँ वो सफिशिएंट है, वो आप देख लीजिएगा। प्लस जो बेसिक्स है जैसे जीमेल यूज करना आना चाहिए, ये सब चीज़ जो बेसिक है ना, कैसे बीसीसीसीसी क्या है, ये सब एक बार देख लीजिएगा, नहीं हुआ तो यूट्यूब पर देख लीजिएगा उसको, ठीक है? और कोशिश करिएगा कि शॉर्टकट्स याद कर लें। मैंने शॉर्टकट उसमें लगाया हुआ है ढेर सारा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के फॉर्म में, वो देख लीजिएगा। ओके सर। और कोई क्वेश्चन? ठीक है। किसी किसी को अगर अब कोई क्वेश्चन नहीं, तो बेसिकली हम ये सेशन लेने का यही था कि मतलब ये तो हो गया जो मतलब किस चीज टॉपिक्स पे आपको ध्यान देना है, किस किस पे आपको उसके मतलब उसके आंसर्स प्रिपेयर करने हैं। इसके बाद एक और बहुत बड़ा एस्पेक्ट होता है आपका कॉन्फिडेंस। ठीक है, इंटरव्यू में 80% कॉन्फिडेंस का गेम होता है। ठीक है, और 20% आपका नॉलेज। ठीक है, तो कॉन्फिडेंस रहने का कोशिश कीजिए। तो दो तीन चीज होता है, जैसे कि कोई भी आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है ना, तो अगर आप बहुत जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत जोर से, मतलब अगर पूछा कि हाँ व्हाट इज दिस दिस दिस, तो आप जल्दी जल्दी बोलने की कोशिश करते हैं, तो ये शो करता है कि आपका कॉन्फिडेंस कम है। प्लस ये क्या होता है कि आप अपने ब्रेन को उतना टाइम नहीं दे पा रहे हैं उस आंसर को प्रोसेस करने में, ठीक है, स्ट्रक्चर बनाने में। ठीक है, तो अगर कोई भी आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछे, आप धीरे धीरे जाएं। अगर आप इंग्लिश में बोल रहे हैं तब भी धीरे धीरे बोले, हिंदी में बोल रहे हैं तब भी धीरे धीरे आंसर दें। ठीक है, ताकि क्या होगा कि आपको ब्रेन को उतना टाइम मिले स्ट्रक्चर बनाने में। क्योंकि जल्दी जल्दी बोलने के चक्कर में बहुत बार होता है ये कि हम पूरा स्ट्रक्चर बना नहीं पाते हैं, तो फिर होता है कि नर्वसनेस आना रहता है। क्योंकि क्या होता है कि अगर आप बोल रहे हैं कि हाँ ठीक है, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, उसमें आप बोल रहे हैं कि माय नेम इज दिस, आई हैव बीन डूइंग दिस दिस दिस, और बहुत जल्दी जल्दी बोलने के चक्कर में आप अगला स्ट्रक्चर बना नहीं पा रहे हैं, तो उसके बाद आप नर्वस और होते जाते हैं कि मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, मैं बोल नहीं पा रहा हूँ। तो ये आपको बहुत ध्यान रखना है कि किसी चीज में रश नहीं करना है। अगर आप हिंदी में भी बोल रहे हैं तो बहुत आराम से आंसर्स दीजिए, रश करने की कोई जरूरत नहीं है। दूसरा, आपको अगर जाने से पहले या वहां पे जो भी है, सांसें, गहरी सांसें ले, ब्रीदिंग टेक्निक आप
करके बहुत सारी गहरी सांसें लेके ही अंदर जाए। बहुत हेल्पफुल होता है सुनने में, मतलब बहुत मतलब चाइल्डिश लगेगा कैसे होता है, बट होना चाहिए। हमारे ब्रेन को ऑक्सीजन की कमी नहीं होनी चाहिए। जब हम नर्वस होने लगते हैं तो हम सांसें बहुत कम लेने लगते हैं और ब्रेन को ऑक्सीजन की कमी होती है, जिसके चलते हम और नर्वस होने लगते हैं। ठीक है, तो लंबी लंबी सांसें लें। उसके बाद ही आप कुछ मतलब अंदर जाएं। ठीक है, बिना उसके अंदर ना जाए। अगर आप कभी नर्वस भी हो, बीच में होने लगे, अगर आपको कुछ आंसर नहीं पता है, तो लंबी सांस ले ले। ठीक है, इससे क्या होगा, थोड़ा आपके नर्व्स काम डाउन होंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सतीश सर, मैं कुछ बोलूँगा यहाँ हाँ हाँ, पे। प्लीज बोलिए। देखिए, ये मौका सब लोगों को नहीं मिला है जो आप लोगों को मिला है, ठीक है। वहाँ पर जाइए तो भागने के चक्कर में नहीं रहिएगा कि मेरा इंटरव्यू खत्म हो जाएगा हम भाग जाएंगे, ठीक है। वहाँ जाइए, वहाँ टाइम स्पेंड कीजिए, हर प्रोसेस को एंजॉय कीजिए। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसको एंजॉय कीजिए। वहाँ पे वेटिंग है, वहाँ पे एंजॉय कीजिए। चाय मिलेगा, चाय पीजिए। वहाँ पूरा जितना भी प्रोसेस है उसको एंजॉय कीजिए। फिर आपको एक जगह बिठाया जाएगा, जहाँ इंटरव्यू हॉल में जाने से पहले आपको एक जगह बिठाया जाएगा। वो सबसे खराब पीरियड होता है एक कैंडिडेट के लिए। जब आपको वहाँ पर बिठाया जाएगा, मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। मैंने एक बार एनडीए का एसएसबी देने गया था। वहाँ पे एक इंटरव्यू होता था, अच्छा खासा 40-45 मिनट का इंटरव्यू होता था। 40-45 मिनट अगले वाले का, जो मेरे से पहले वाले का इंटरव्यू हो रहा था, उसके उतने देर मुझे एक रूम में बैठाया गया। उस टाइम क्या 12th पास था मैं, बस वहां पे बिठाया गया था। उतने देर में 45 मिनट में इतना सारा थॉट्स आया, सारा थॉट्स आया कि मैं जब इंटरव्यू में गया तो मैं ठीक से बोल ही नहीं पाया, ठीक है। तो उस टाइम हमेशा पॉजिटिवली लीजिए उस टाइम को। वो आप यहाँ पर तो उतना टाइम आपको 45 मिनट नहीं बैठने के लिए मिलेगा, यहाँ पर आपको मुश्किल से 10-15 मिनट बैठने के लिए मिलेगा। उस टाइम में बाहर का कोई थॉट नहीं आना चाहिए। पहला चीज जो ब्रीदिंग टेक्निक सतीश सर ने बताया उसको कीजिए। लंबा सांस लीजिए, लंबा सांस छोड़िए, लंबा सांस लीजिए, लंबा सांस। आपका हार्ट बीट कंट्रोल में आएगा। सब हार्ट बीट और दिमाग का गेम है, हार्ट बीट कंट्रोल में आएगा। दूसरा काम, आप रिहर्स कीजिए एंट्री को। गुड इवनिंग है तो गुड इवनिंग सर, गुड मॉर्निंग है तो गुड मॉर्निंग। जिस ऑर्डर में गए, मे आई कम इन सर, गुड मॉर्निंग सर, मे आई कम इन सर, गुड आफ्टरनून सर। जिस टाइम पे आपका इंटरव्यू है उसको वहां पे बैठ के उसको रिहर्स कीजिए। बाकी कोई चीज दिमाग में नहीं आना है। आप हर सेकंड ये महसूस कीजिए कि हम एंटर कर रहे हैं, हम एंटर कर रहे हैं, हम एंटर कर रहे हैं गेट के, ठीक है। इस चीज को महसूस कीजिए। ये टेक्निक है उस टाइम को सही से बिताने का। अगर आपने उस टाइम को सही से नहीं बिताया तो आप मान कर चलिए कि आप आधा गेम वहां पे हार जाइएगा, ठीक है। दूसरी बात, जब आप इंटरव्यू में बैठे हुए हैं तो एक टेक्निक बता दूं, ये सोचिए कि जज साहब से, खराब चीज के लिए नहीं, अच्छे चीज के लिए, जज साहब से, खराब चीज करने का मतलब कोई केस हो गया तो जज साहब से मिलना पड़ेगा। केस ना हो, भगवान करे किसी पर ना हो, ठीक है। जज साहब से मिलने का फिर मौका मिलेगा नहीं आपको, ठीक है। ये इंटरव्यू ही है जो हाईकोर्ट का जज को आप एक बार देख रहे हैं, ठीक है। नहीं तो सही कॉज के लिए, अगर वकील नहीं है तो सही कॉज के लिए आपको मिलेगा नहीं। तो ये मानकर चलिए कि जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके उनसे बात करें, इंटरेक्ट करें, ठीक है। ये मत सोचिए कि आप इंटरव्यू दे रहे हैं। हाँ, बेसिक कर्टसी होता है, जैसे अपने पिताजी से बात करता है आदमी, अपने दादाजी से बात करता है, अच्छे से बात करता है, वैसे कीजिए। जितना भी हमने बताया है उन चीजों को कवर कर लीजिए। बाकी बहुत पेशेंटली वहां बात कीजिए। कोई टेंशन नहीं लीजिए कि हाँ क्या होगा नहीं होगा। आप एकदम क्रैक कर देंगे इंटरव्यू को, बहुत अच्छा मार्क्स आएगा। लेकिन कोशिश यही करना है, ब्रीदिंग टेक्निक, रिहर्सल, कोई बाहर का थॉट नहीं लाना है। अंदर गए, आराम से बात किए, ठीक है। भागने का कोशिश नहीं करना है। और ये चीज हमेशा दिमाग में लाना है कि जिंदगी में फिर मौका मिलेगा नहीं जज साहब से। अगर ये एग्जाम नहीं पास किया तो जज साहब को देखने का मौका नहीं मिलेगा जिंदगी में। इसलिए ये चीज को भी दिमाग में रखिए और आराम से कोशिश कीजिए कि हम बात करें। नहीं, यहाँ पर जज को माय लॉर्ड बोलने का जरूरत अभी नहीं है, वो वकील का है, वो एटिकेट है। आप सर ही बोलिएगा, ठीक है। जब तक आप वकील नहीं है, कोर्ट रूम का प्रैक्टिस नहीं चल रहा है, तब तक कोई लॉर्ड नहीं होता है। और कोई क्वेश्चन? और सर, कोट पैंट पहन के जाना सही रहेगा या ब्लेजर सर? देखिए, हम आपको यहाँ पे एक बात बताते हैं, ठीक है। जिस ड्रेस में आप, फॉर्मल ड्रेस में, इनफॉर्मल नहीं है, कुर्ता पजामा पहन के नहीं जाइएगा। जिस ड्रेस में आप कंफर्टेबल हैं वो पहन कर जाइए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप कोट पैंट पहन लिए और जिंदगी में पहली बार पहने हैं कोट पैंट, वहां पर जब कोट पैंट पहन के आप खुद में कंफर्टेबल है, आपको सांस लेने में दिक्कत होने लगेगा,
कोट कोट पहनिएगा, कोट पहन के कुछ एटिकेट होता है कि सामने का बटन खोलकर और फिर बैठ रहे हैं, सामने का बटन खोलकर आप बैठ रहे हैं, लोग आपको बताएगा कि सामने का बटन खोलकर, वहां पे भूल जाइएगा आप सामने का बटन खोलना, ठीक है। फिर जब आप भूल जाइएगा उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ने जा रहा है, लेकिन होगा क्या कि आपके दिमाग में पहले से डाला हुआ है कि सामने का बटन खोलकर नहीं बैठे हैं, अरे ये तो काम गड़बड़ हो गया, यहीं पे तो नंबर कट गया। सामने का बटन खोलने के लिए कोई जज आपका नंबर काट लेगा, कॉमन सेंस का बात है, कोई नहीं काटेगा आपका नंबर, ठीक है। लेकिन आपका दिमाग क्लाउड हो जाएगा उस चीज से, आप सही जवाब नहीं दे पाइएगा, इसलिए आपका नंबर कटेगा, ठीक है। तो कोट अगर आप खरीद सकते हैं, आप कंफर्टेबल है पहनने में तो पहनिए, कोई इशू नहीं है। कोट से पर्सनालिटी सही बात है निखर कर आता है, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन अगर आप नहीं पहने हैं, अगर आप नहीं यूज कर रहे हैं कोट पैंट को, तो फिर पहनने का उसका कोई मतलब नहीं है, और झूठ का पैसा लगाने का भी मतलब नहीं है, ऐसा मेरा मानना है। और भी एक्सपर्ट से आप पूछ सकते हैं, बाकी आप वो लास्ट डिसीजन आपका अपना होगा। अच्छा, तो सामने का बटन मतलब क्या, बटन बंद नहीं करना है कोट का? नहीं, बैठने टाइम को एक्चुअली क्या होता है ना कि जब आप बैठते हैं ना, अगर आपका पेट बाहर है तो क्या होता है कि कोट का बटन तन जाता है, तो इसलिए एटिकेट क्या होता है कि जब आप बैठे हैं चेयर पे, जब बैठ रहे हैं ना, तो कोट का बटन खोलकर बैठते हैं, ठीक है। ये एटिकेट है, जनरल एटिकेट है कोट पहनने वाले का। चूंकि जज साहब डेली कोट पहनते हैं तो उनको पता है ये चीज, हम लोग कॉमन आदमी है, हम लोग नहीं पहनते हैं तो हम लोगों को नहीं पता है। इससे कोई फर्क बहुत ज्यादा नहीं पड़ जाता है, लेकिन ये आप जैसे आपको नहीं पता था, मैंने बता दिया, तो अब आप जब नहीं खोलिएगा तो आपका दिमाग क्लाउड हो जाएगा इस चीज, है ना। तो कोई इशू नहीं है, उसमें प्रैक्टिस कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर पहन कर जाना ही है कोट का तो 15-20 बार उठकर बैठिए, हाथ वहां तक पहुंचा दीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, जैसे साइकिल चलाना सीखना है वैसे कोट पहनना सीखना है, बस कुछ नहीं है उसमें। तो बटन सर पहले से बंद करके जाना है, वहां पे जाने के बाद खोलना है। अगर पेट नहीं निकला है तब तो नहीं खोलेंगे तो कोई दिक्कत आप नहीं नहीं खोलिएगा, आप उस चीज का लीजिएगा नहीं, उससे नंबर नहीं कटेगा, आप नहीं खोलिएगा। अगर आप कोट पहन के जा रहे हैं, बंद है कोट का बटन, आप चुपचाप बैठ जाइए, कोट का बटन बंद ही रखिएगा, कोई उससे फर्क नहीं पड़ने जा रहा है। मैं कह रहा हूँ कि लोग ऐसा बोलते हैं तो माइंड क्लाउडेड हो जाता है उस चीज। अच्छा सर, और कोई क्वेश्चन? ठीक है, सतीश सर को मैं कंक्लूड करने के लिए बोलूंगा। हाँ, तो अगर अब किसी के पास क्वेश्चंस नहीं है तो मतलब ये सेशन ऑलमोस्ट था कि हम लोग जस्ट ओवरव्यू देना चाहते थे आप लोगों की प्रिपरेशन में क्या क्या होना चाहिए। इसके बाद इन डिटेल हम इंडिविजुअल लेवल पे बात करेंगे लोगों से, जिन लोगों ने गूगल डॉक भरा है हमारा, और जो इनका हम इंटरव्यू, ये सीपीटी हो जाने के बाद सबका इंडिविजुअल लेवल पे इंटरव्यू शेड्यूल करेंगे। सबको इंडिविजुअल 40 से 50 क्वेश्चंस बेस्ड ऑन देयर मतलब एक्सपीरियंस, उनकी हिस्ट्री, कहाँ से पढ़े हैं, उस हिसाब से 40-50 क्वेश्चंस हर आदमी को, हर बच्चे को देंगे। और उस हिसाब से वो क्वेश्चंस जो होंगे जो उनसे बहुत कॉमनली पूछे जा सकते हैं, तो वो प्रिपेयर वो कर ले, उनको हेल्प भी करेंगे प्रिपेयर करने में कि मतलब हाँ आप इसका ये बोल सकते हैं, आप इसका ये आंसर बता सकते हैं। उससे मतलब एक फॉर्मल डिस्कशन भी होगा 1-on-1, ठीक है। तो ये हम करेंगे, तो ये आप लोग ग्रुप में जो भी हैं तो ग्रुप में रहिएगा, तो आप लोगों को इन्फॉर्म हम करते रहेंगे, ठीक है। और इंटरव्यू को मतलब अभी सीपीटी दे रहे हैं तो आप सीपीटी, एक चीज जरूर है कि न्यूज़पेपर, जैसा अभिजीत सर भी बोल रहे थे, न्यूज़पेपर पढ़ते रहिए, ठीक है। जब तक इंटरव्यू है न्यूज़पेपर पढ़ते रहिए और ये सब क्वेश्चंस की प्रिपरेशन करिए। आईने के सामने जोर जोर से जरूर बोलिए, कोई भी आंसर अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो आईने के सामने देख के खुद को देखते हुए बोलिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मन में बस प्रिपेयर कर लिए बट जोर जोर से बोल नहीं रहे हैं। उससे क्या होता है, दो चीजें होती है, एक तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है उससे, ठीक है। उसके बाद आपको पता भी चलता है कि आपको कहाँ पे पॉज लेना है, कहाँ पे क्या करना है। तो जोर जोर से बोलना बहुत जरूरी है। तो ये प्रैक्टिस करते रहिए, हम लोग भी आपकी हेल्प करेंगे और हम होप करते हैं कि जितने भी हैं यहाँ पे, जितने भी हैं, सारों का इंटरव्यू अच्छे मार्क्स के साथ क्लियर, एक चीज ठीक है। और हम ऐड करेंगे यहाँ पर, आप लोग जो न्यूज़पेपर पढ़िएगा ना, वो बोल कर पढ़िएगा, थोड़ा लाउडली पढ़िएगा, चाहे हिंदी में पढ़िए या इंग्लिश में पढ़िए, थोड़ा सा लाउडली पढ़िएगा। आपको नहीं पता इससे क्या फायदा होगा, लेकिन फायदा होगा। ये फायदा होगा कि आप जो बोलिएगा वो सुनिएगा, तो आपको पता चलेगा कि आपके आवाज में क्या दिक्कत है। तो आपका ब्रेन जो है आपको सिग्नल भेजेगा कि हाँ आवाज कम करना है, ज्यादा करना है। तो ये प्रैक्टिस कीजिए, ये बेस्ट प्रैक्टिसेस है, इसको करना चाहिए। एक काम आप कर सकते हैं हम लोगों के लिए कि अपना ग्रुप है, वहाँ पर आप रिव्यू दे सकते हैं आज का सेशन को। अगर अच्छा लगेगा तो आप वहाँ बता दीजिएगा, अगर नहीं अच्छा लगेगा तो वो भी बताइएगा, हम लोग सुधार करेंगे। थैंक यू। ठीक है, थैंक यू सो मच।
आप लोगों से कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, अभी हम लोग एंड करते हैं सेशन। थैंक यू सो मच।